माँ, उन दिनों हम पर क्या बीती है तुम नहीं जानती। तुम्हारे रामपुर छोड़ने के बाद सिन्हा ने ताऊजी, ताईजी और धनराज भैया को घर से निकाल दिया। ताऊजी ये सदमा सहन न कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। क्या कह रही है तू? हाँ माँ, उस वक्त मैं संजय के साथ थी। फिर मैं मोहन भैया के यहाँ शिफ्ट हो गई। मोहन भैया और सीता बुआ ने मुझे इतना प्यार दिया जो मुझे तुमसे कभी नहीं मिला माँ। फिर ताऊजी और ताईजी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो लोग भी सीता बुआ के यहाँ आ गए। बुआ ने उन्हें भी शरण दी, लेकिन धनराज भैया वहां नहीं है। वो किसी होटल में चले गए। वहां उन्हें ड्रग सप्लाई करने के चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया। वहां यहाँ इतना कुछ हो रहा है, तुम मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रही हो? जिन्होंने मुझे संभाला, मुझे प्यार दिया, मुझे शरण दी, उन सबको छोड़कर तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? देखो पद्मा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ को अपनी बेटी को अपने साथ रखने का पूरा अधिकार है। और तुम नहीं जानती, मेरे पास इतना सारा पैसा है कि हम दोनों जिंदगी भर बिना काम के खुशी से रह सकते हैं। और हाँ, हम जहाँ रहेंगे ना, वहीं पर एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी भी कर दूंगी, ठीक है? माँ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। कुछ ही दिनों में मेरी शादी संजय के साथ होने वाली है और मैं बुआ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। पद्मा, तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना ही होगा। तुम मेरी कोई नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतनी सारी दौलत है कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी खरीद कर दे सकती हूँ। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक। मैं जा रही हूँ और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। आप कौन? आदमी हूं। मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं आप? बैठा हूं। भैया आप यहाँ आए कैसे? पैरों से चलकर। देखिए, यूं बिना इजाजत किसी के कमरे में आना कहाँ की शराफत है? मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की भी इजाजत नहीं लेनी पड़ती, बल्कि लोग मुझे खुद पहुंचाने आते हैं। इस होटल का मैनेजर मुझे खुद यहाँ पहुंचा कर गया। लेकिन आप हैं कौन? लोग मुझे इस इलाके का बादशाह मानते हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की? जेल से बाहर आने की। मैं ही वो आदमी हूं जिसने तुम्हारी जमानत कराई है। अच्छा अच्छा, आपने मुझे जेल से बाहर निकाल के एक बड़ा एहसान किया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। एहसान तो तुम चुका चुके। पुलिस के सामने मुंह न खोलकर। लेकिन मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरे बारे में तो नहीं जानते, लेकिन उस आदमी के बारे में तो जानते थे जिसे तुमने कोकीन बेची थी। अगर उसका नाम तुम पुलिस को बताते तो मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आती थी। हाँ, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे मेरा पैसा वापस। पैसा? वो तो मेरे पास है ही नहीं। धनराज, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए।
सुना तुमने मैंने क्या किया। जी तुम्हारी जेब में जिसने माल डाला था वो मेरा नहीं, और वो माल भी मेरा था। जिसका माल होगा पैसा भी उसी का होगा ना। जी। तो लाओ, मुझे मेरा पैसा लौटा दो। पर वो पैसा मेरे पास नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पास पैसा नहीं है? नहीं। फिर कहाँ गया वो पैसा? मैं पूछता हूँ, कहाँ गया वो पैसा? वो तो पुलिस ने ले लिया। ये बेवकूफ आदमी, क्यों बताया उस पैसे के बारे में पुलिस को? क्यों दिया वो पैसा पुलिस को? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। मेरे यकीन कीजिए पंडित जी, पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया, और मेरे इस कमरे की तलाशी लेकर उन्होंने रुपया बरामद कर लिया। मैंने उनसे कहा भी, झूठ भी बोला कि वो रुपया मेरे पुरखों की कमाई है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो रुपया। और अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। मुझे मेरा रुपया वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। देखिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं पुलिस की मार से वैसे ही तंग आ चुका हूँ। अब आप मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुझे पुलिस से बचाया, इसके बदले में अपना माल वापस चाहता हूँ। मुझे मेरा माल वापस चाहिए, नहीं तो तेरी खोपड़ी में ये सब गोलियां भरूंगा। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ देर की मोहलत दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। हमारे धंधे में मोहलत नहीं, सजा दी जाती है। बस कुछ दिन पंडित जी, कुछ दिन मैं कोशिश करता हूँ। चल दी, तुझे मोहलत दी 15 दिन की। 16वें दिन में अगर तुमने मेरा माल वापस नहीं किया तो साला तू खलास। जानता है ये मोहलत मैंने तुझे क्यों दी? सिर्फ इसलिए कि इतनी मार के बाद भी तूने पुलिस के सामने हमारे आदमी का नाम नहीं बताया। 16वें दिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, समझ गया? 16वें दिन। मेरी गुड़िया, मेरी जमुना। बोले नहीं नहीं नहीं, पापा अभी आएंगे, दूध बतासे लाए। क्या हुआ पूरब? कुछ नहीं। अरे आखिर बात क्या, तुम परेशान लग रहे हो। गंगा, तुम अभी इन सब बातों में मत उलझो। तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने कहा ना, कोई खास बात नहीं है। नहीं पूरब, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ ना प्लीज। गंगा, ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो सुनो। मोहन ने मेरे और पिताजी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, धोखाधड़ी से मकान बेचने की जुर्म में। ये तुम क्या कह रहे हो पूरब? अब क्या होगा? मुझे नहीं पता गंगा, मेरी कुछ समझ नहीं आई। बाबूजी क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि हम केस लड़ें। और अगर हम केस हार गए तो? हार गए तो हमें सारा पैसा लौटाना होगा, और पैसे हमारे पास नहीं। तो इसका मतलब पैसे चुकाने के लिए हमें फिर से मकान बेचना पड़ेगा? अगर केस हार गए तो घर बेच के पैसे लौटाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता है। लेकिन अगर मकान बिक जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ओ गंगा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। I'm sorry। घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जय शुक्ला की लाश जिस होटल के कमरे से बरामद हुई, उस होटल के स्टाफ के लोगों से बातचीत करने पर
हमें यह पता चला कि उस रात शुक्ला के कमरे में एक औरत थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। हालांकि हमें यह नहीं पता चल पाया कि वो औरत कौन थी, क्योंकि कोई उसकी शक्ल नहीं देख पाया। लेकिन उसकी कद काठी के बारे में मालूम होने पर सब इंस्पेक्टर सुरेश ने यह अंदाजा लगाया कि हो सकता है वो औरत दुलारी हो, जो पृथ्वी के छोटे भाई की विधवा है। सिन्हा और शुक्ला ने दुलारी के साथ मिलकर पृथ्वी की सारी जायदाद को हड़प लिया। पृथ्वी घर से बेघर हो गया। शुक्ला के मर्डर वाले दिन से ही दुलारी और पृथ्वी का परिवार रामपुर छोड़कर कहीं चला गया है। सिन्हा से पूछताछ करने के बाद हमें मालूम चला कि हो सकता है वो लोग मुंबई में हों। मर्डर के सारे हालातों को ध्यान में रखकर हमने सबसे पहले दुलारी को केंद्र बिंदु बनाया है। उसके लिए जरूरी है कि हमें पृथ्वी और उसके परिवार वालों का पता चले। अब हमें पृथ्वी को तलाश करना है। पृथ्वी की एक बहन है सीता। सीता अपने बेटे मोहन के साथ यहां रहती है। मोहन एक कॉलेज में पढ़ाता है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू होती है। हमें हर कॉलेज में जाकर मोहन माथुर का पता करना है। हां, एक रास्ता और भी है। जनार्दन। जनार्दन सीता का पति है, जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ यहां रहता है। मेरे पास उसका पता था, लेकिन जब मैं उस पते पर पहुंचा तो मालूम चला कि उन लोगों ने उस घर को बेच दिया है और आसपास वाले किसी को भी नहीं मालूम कि वो लोग कहां गए हैं। इस संदर्भ में अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। नो सर। गुड। तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू करते हैं अभी। कम ऑन, फास्ट। अपने आंसुओं को बहने से रोको राधा। इस तरह कब तक रोती रहोगी तुम? अगर तुम हिम्मत हार गई तो आगे की जिंदगी कैसे गुजार पाओगी तुम? पर हम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? मोहन का मिलना। तुम मिली थी मोहन से? सोनल भी थी उसके साथ? क्या करा था? अपनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के सिलसिले में उनसे मिलने आया था और साथ ही धनराज की बेल भी करवाना चाहता था। धनराज की बेल? यहाँ ड्रग्स बेचने के जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये सर ने तुमसे कहा? और वो चाहता है कि मैं धनराज की मदद करूं। तो तुमने क्या कहा? वही जो सच है मन्ना। मैंने उसे कह दिया कि धनराज के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उसे नफरत करती हूँ। I just hate him। ओ राधा, मोहन से मिलने पर दुखी हो? मुझे धनराज से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मोहन को देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाए। मैं अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाती। तुम उसे अभी जो इतना प्यार करती हो, अकेलेपन में तुम अपनी भावनाओं को आंसुओं के जरिए निकालती रहती हो। संभालो अपने आप को राधा, संभालो। कैसे संभालो बरखा, कैसे? मैं मोहन के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करती हूँ। उसे दूर रहने की कल्पना से ही मैं टूट जाती हूँ बरखा। मैं कैसे संभालूं अपने आप को? भगवान मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहा है बरखा? मुझे क्यों सजा दे रहा है? ओ राधा, बस कर। चुप हो जाओ। बेटा, सूरज और सीमा की शादी के बारे में तुम क्या सोचते हो? पिताजी, मुझे लगता है कि इनकी शादी कुछ समय बाद करनी चाहिए। और तब तक ठाकुर जेल से बाहर आ जाएगा।
और उसकी पूरी कोशिश होगी कि इन दोनों की शादी कभी ना हो। भाई मैं तो समझता हूं जब तक वो जेल में है तब तक इन दोनों की शादी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सीमा इस बात के लिए तैयार है? हाँ, वो सूरज से शादी करने का इरादा पक्का कर चुकी है। लेकिन पिताजी, सूरज अभी पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई खत्म होगी, फिर उसे जॉब मिलेगा, तब तक वो सीमा को कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा? भाई उसका इंतजाम हम लोग करेंगे। वो सब ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले उसे अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। और सीता, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? शादी के बाद वो कैसे गुजारा करेंगे इस बात की चिंता मुझे भी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम सब मजबूर हैं। मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं वो ठीक ही है। फोन पे बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजय, बात ही कुछ ऐसी है कि मैंने घबरा कर तुम्हें फोन कर दिया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। संजय, आज मेरी मुलाकात माँ से हुई। माँ से? कहाँ पर? उसी बस स्टॉप पर जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? बात है संजय। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। संजय, माँ का ये कहना है कि वो बेगुनाह है। सिन्हा ने उन पर जोर जबरदस्ती करके मजबूर उनसे सारे काम करवाए और शुक्ला के कत्ल का इल्जाम भी उन पर आ गया, इसलिए वो रामपुर छोड़कर चली है। और अब वो ये चाहती है कि मैं भी उनके साथ कहीं दूर चलूं, जहाँ उन्हें पहचानने वाला कोई ना हो। तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर बुआ को छोड़कर उनके साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा किया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी माँ को मना करते हुए बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया ना एकदम गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हें अपनी बुआ के साथ ही रहना चाहिए। संजय, माँ को इनकार करने की एक वजह तुम भी हो। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा प्यार नहीं खोना चाहती। थैंक यू पद्मा, थैंक यू सो मच। अगर तुम मुझसे दूर चली जाती तो न जाने मेरा क्या होता। मैं तो शायद मर ही जाता। ऐसी बातें नहीं करती संजय, नहीं करती। पद्मा, ये बात किसी को मत बताना कि तुम अपनी माँ से मिली हो। नहीं तो मामा का सबके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारे साथ बातें करके मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। चलिए, वो इंतजार कर रही है। जैसा सुना था वैसा ही पाया। बेटा, तुम्हारी ये पसंद मुझे भी पसंद है। बहुत प्यारी है हमारी बहू। माँ जी, हमेशा आपके बारे में सूरज से सुनती रहती थी। आज आपसे मिलने के बाद इस बात का एहसास हुआ है कि लोग माँ को देवी क्यों कहते हैं। तुम जैसी खूबसूरत बहू का इस घर में आना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। माँ, आज हम पापा से मिले थे। कब? आज ही उन्होंने हमें बुलाया था। वो कह रहे थे कि हमारी शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। तुमने उनकी इजाजत लेकर बहुत अच्छा किया बेटा। अब मुझे नहीं लगता तुम्हारी शादी में कोई अड़चन आ सकती है। ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती। बस अब शादी की तारीख पक्की हो जाए तो अच्छा है। तारीख तो पक्की हो जाएगी, लेकिन तैयारी में भी तो थोड़ा वक्त चाहिए। तैयारी तो मैंने शुरू कर दी है, गहने बनवाने के लिए दिए हैं। बाकी की सारी शॉपिंग भी 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। बस आप जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। गहने बनने दे दिए, लेकिन उसके लिए मेरे शादी के गहने तो इसी दिन के लिए थे। उन्हीं को तोड़कर मैंने नए डिजाइन के गहने बनवाने के लिए दिए हैं। सीता,
मैं कितना कम नसीब हूं। मेरी भतीजे की शादी होने जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। तुम उसकी शादी के समय यहाँ मेरे साथ हो, यही मेरे लिए बहुत है। नहीं नहीं, सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि सवाल यह है कि हम सब मिलकर पद्मा की शादी कर रहे हैं। खैर इस बात को छोड़िए, ये बताओ कि संजय और पद्मा की शादी के साथ साथ अगर सीमा और सूरज की शादी भी कर दी जाए तो कैसा रहेगा? आपका विचार बिल्कुल दुरुस्त है जनार्दन जी। 2 शादियों की तैयारी एक साथ ही शुरू हो जाएगी। नमस्ते पृथ्वी। अरे पुरोहित साहब, आइए आइए बैठिए। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं कि पद्मा और संजय का रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। क्या बात है, गुमसुम बैठी है? अरे खाने की इंतजार थी, मैं ले आया खाना। खाना नहीं खाना मुझे। मेरी तो बस आंखों के सामने बर्बादी घूम रही है चाचा। अरे क्या बकवास कर रही है, चुप चुप बोला कर। सारे सपने चूर चूर होते दिख रहे हैं। हमें नहीं बताएगी क्या बात है? से ये मोहन और जनार्दन ने पूरब पे मुकदमा किया है ना चाचा, रातों की नींद उड़ गई है मेरी। केस तो समझ लो हम लोग हारे ही हारे। उसके बाद मेरा क्या होगा? ये मेरी बच्ची का क्या होगा? मतलब जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे? मकान भी छिन जाएगा। तो क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। गंगा, मेरी खोपड़ी में एक बात आई है। क्या? देख भाई, ये कोर्ट कचहरी के मामले में अपन ज्यादा तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा सुना है कि जिस पे मुकदमा चलता है वो अगर सरकारी गवाह बन जाए तो उसे माफी मिल जाती है। मतलब ये कि मुकदमा किस पे? रमाकांत पे और पूरब पे। तो पूरब को पटा, उससे फुसला बहला कि वो सरकारी गवाह बन जाए। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि पूरब बच जाएगा और रमाकांत फंस जाएगा। लेकिन मकान तो चला जाएगा ना। अरे बाप, जब पूरब बच जाएगा तो कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेगा। पूरब को समझा कि वो अपने सर की बला रमाकांत के सर पे डाल दे। उससे होगा ये कि वो मोहन की मदद करे, और मोहन तो बेचारा सीधा साधा भला आदमी है, वो कोई ना कोई जुगाड़ करके अपने पूरब की मदद कर ही देगा। अब भाई ये तो तेरा, ये तेरा काम। तू उसे कहला फुसला, अरे भाई अपना वास्ता दे, अपने बच्चे का वास्ता दे। वो तो भाई देखो बम्बई की फुटपाथ है और तुम और तुम्हारा बच्चा। चाचा डरा तुझे समझा रहा हूं, पूरब के सरकारी गवाह बनने में ही तेरा फायदा।